हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की, इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 4 तक हमने अपलोड कर दी है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे टेलीग्राम पे एक पैड टेस्ट भी चलता है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए। ये दोस्तों वॉल्यूम 5 हमारा है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। ये सभी टेस्ट जो होते हैं टेलीग्राम पे क्विज बोर्ड के माध्यम से करवाए जाते हैं। यदि आपको इसमें ज्वाइन होना है, आप केवल 39 रुपये में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर 7549425490 पर कॉल या मैसेज करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है आज के सवाल का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सी पुस्तक ऐसी है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन आपके पास हर्षचरित है, दूसरा आपके पास है मालविका अग्निमित्र, तीसरा आपके पास है इंडिका और चौथा आपके पास है याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज दोस्तों कौन था ना, ये आपके सेल्यूकस निकेटर थे। सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। ठीक है, ये दोस्तों जो था मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इनके दरबार में सेल्यूकस जो निकेटर थे इसके राजदूत के रूप में आए थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बारे में ये चर्चा हो चुकी है। ये कौन थे, एक यूनानी थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और कौन थे, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे। यहाँ तक ये दोस्तों बातें समझ में आ चुकी हैं आप सभी लोगों को। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेगास्थनीज था ना, इसकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना होगा। ये मेगास्थनीज है जो है वो इंडिका पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करें कि हर्षचरित के लेखक कौन है। इसके लेखक है बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा जो है ना हर्षचरित पुस्तक की रचना की गई है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों जो मालविका अग्निमित्र है, ये आपके कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं उन सभी को आपको नोट करना है कॉपी में और इसको अच्छे से कवर करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिका के बारे में, तो इंडिका में किसकी चर्चा की गई है, तो जो मौर्य काल जो है ना, इसके समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। तो मौर्य काल के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए, इसकी समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, तो आपको इंडिका पढ़ना होगा। जो इसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन नहीं जानता। ये दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध जो है साम्राज्य था विजयनगर। जो आपके जैसे कि हम भारत बना लेते हैं, जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक में जो शहर है विजयनगर, ये एक साम्राज्य था। और इसके पहले राजा कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य जो था दोस्तों, इसकी स्थापना किया गया था हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा। कौन, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ये दोनों भाई थे। इन्हीं के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसके प्रथम राजा बने थे ना, वो हरिहर प्रथम बने थे। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है हरिहर प्रथम का, वो 1336 ईस्वी से लेकर के 1356 ईस्वी के बीच में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरिहर प्रथम जो प्रथम थे, जो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, उसका कार्यकाल क्या है, तो आपको बताना होगा 1336 से 1356 के बीच में इसका कार्यकाल था। ठीक है, तो ये बातें हो गई हैं। दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य है ना, ये कर्नाटक में जो है, ये मतलब कि दक्षिण भारत में 310 वर्षों तक अपना शासन किया था। तो बहुत ही ज़्यादा वर्षों तक जो शासन किया था, 310 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली समृद्ध जो है साम्राज्य था दक्षिण भारत का। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो राजधानी कहाँ थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, वो थी हम्पी।
ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और हम्पी को दोस्तों आपको पता है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उसमें भी इसको शामिल किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और जो भारत का जो 50 रुपये का नोट है ना दोस्तों, 50 रुपये के नोट पे जो इसके पीछे जो है किसकी चित्र बनी हुई है, तो हम्पी का ही चित्र बनी हुई है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। और कृष्णदेव राय के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिएगा, उसका हमने प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। देखिए दोस्तों, हमने आपको जो मॉडल प्रैक्टिस से करवा रहे हैं जीके का, उसमें आपको हम कल ही बताए थे इस प्रश्न के बारे में। उसमें कह रहा है कि जो 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज है ना, इसका स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना होगा 1875 में हुई थी। पहली बात यहाँ पे हो गई। अब दूसरी बात दोस्तों क्या कह रहा है ना, इसी का दोस्तों आगे चल के इसका नाम क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इसका स्थापना किसने किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका स्थापना दोस्तों सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। तो ये बातें यहाँ पे आपको स्पष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सैयद अहमद खान है ना, इनका जन्म कब हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ था 1817 ईस्वी में। कहाँ पे, दिल्ली में इनका जन्म होता है, और इसी के द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 जो क्रांति हुई थी आपको हम बताए हैं। और 1857 क्रांति के विद्रोह में जो विद्रोह करने में इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है द काउजेज। क्या है, द काउजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी कौन है, तो सैयद अहमद खान जी के द्वारा द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 क्रांति के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन कौन थे, तो भारत के पहले जो है ना, मतलब कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन थे। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के पहले कौन थे, जाकिर हुसैन थे। मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ना, इसी के द्वारा चलाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें अगर, तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये जो है ना आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे तरह से हम आपको डिस्कशन कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही थी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित देश के पहले अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, जो 1913 ईस्वी में जो था ना संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका के कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया में, सॉरी अमेरिका के दोस्तों फ्रांसिस्को में फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कौन सी, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1913 ईस्वी में की गई थी, अमेरिका के फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हो चुकी है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा जो है 1913 ईस्वी में जो है संयुक्त अमेरिका में जो फ्रांसिस्को है वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, वो सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न किया जाए कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। और यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो गदर पार्टी है, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपको पता है जो हमारे पास स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के नियम से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको हम कई बार बता चुके हैं, भारतीय संविधान में जो है ना 395 क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, अगर हम अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो 12 हमारे पास क्या है, अनुसूची है। ठीक है, और जो हमारे पास भाग हैं वो कितने हैं, टोटल 22 भाग हमारे संविधान में वर्णित है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुसूची, किस अनुसूची की बात करें, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, तो वो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में जो है ना कुल 22 भाषाओं की वर्णन किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो है ना आपके इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश भाषा जो है उसको संविधान की भाषा के रूप में 22 भाषाओं में नामित नहीं किया गया है।
देखिए इसका कुछ क्रम है, जैसे कि पहले जो है ना, अभी तो 22 भाषाएं है ना, तो शुरुआत में से 22 भाषाएं नहीं थी। अगर हम बात करें कि 8वीं सूची में पहले शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, दोस्तों स्टार्टिंग में उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन दोस्तों 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन होता है, और इसके तहत जो है इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया था। अब देखिए अब कितना हो गया? 15 हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों 1992 ईस्वी में क्या हुआ था? एक संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन, और इसके तहत जो है ना एक तरीका है नमक, यानी कि नौ से होगा नेपाली, मौ से मणिपुरी, क से होगा कोंकणी, इन तीनों को जोड़ा गया था। अब कितना हो गया? 15 3 18 हो चुका है। ठीक है। अब फिर से 2003 ईस्वी में क्या होता है आपके पास? तो 92 संविधान संशोधन होता है, और 92 संविधान संशोधन के तहत जो है ना इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन कौन सी भाषा है? तो मैथिली है, ठीक है, मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, और कौन सा है? बोडो है। तो इन चारों भाषाओं को कितनी हुई? टोटल 22 भाषाएं हो चुकी है ना। तो आप इसका क्रम याद रखिएगा। पहले स्टार्टिंग में 14 था, 1967 में दोस्तों इसमें 21वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, इसमें नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। और 2003 में दोस्तों क्या होता है? 92वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत मैथिली को, संथाली को, डोगरी को और बोडो को इसमें जोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार वर्तमान में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है ना, वो किस में निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो निहित होती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 53 जो है ना, इसी के तहत क्या होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो क्या होती है? राष्ट्रपति जी में निहित होती है। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 53 की बातें यहाँ पे स्पष्ट हो चुकी हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद एक होता है 54। ठीक है। आर्टिकल 54 दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। अब दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद नंबर 57 की, अनुच्छेद 57 में किसकी चर्चा की गई है? तो पुनर्निर्वाचन की। यदि कोई भी राष्ट्रपति फिर से चुनाव लड़ सकता है ठीक है, तो पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद नंबर 57 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 55 की बात करें दोस्तों, तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होती है ना, निर्वाचन की पद्धति जो होती है उसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति की गई है राष्ट्रपति की। और इसका निर्वाचन जो होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, इसका निर्वाचन जो होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। किस पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है? दोस्तों आपको हम कई बार ट्रिक बता चुके हैं। स र ला का सरला। सो मतलब दोस्तों क्या होता है? हमारे पास संसद होता है, और संसद का अनुच्छेद जो है वो 79 है। रो मतलब क्या होता है? राज्यसभा होता है, और इसका अनुच्छेद कितना है? 80 है। और लो मतलब क्या होता है? लोकसभा होता है, इसका अनुच्छेद कितना है? 81 है। तो यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है? राज्यसभा की चर्चा हो रही है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 80 की यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 80 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में दोस्तों क्या होता है ना, राज्यसभा एक क्या है तो अस्थायी सदन होती है, यानी कि इसका चुनाव नहीं होता है। लेकिन वहीं हम बात करें लोकसभा का, ये क्या होता है? अस्थायी चुनाव होता है। इसका प्रत्येक 5 वर्ष पे क्या होती है? इसका चुनाव होता है। रिसेंटली में अभी तो आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है। ये कौन सी लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा थी, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष वो है ओम बिरला। ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? तो आपके कोटा से आते हैं। इतना बातें यहाँ पे हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि 3-4 कथन दे रखे हैं आपके पास, तो 3 कथन गलत होगा, 1 कथन सही होगा। आपको वही ढूंढ के निकालना है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य नहीं दोस्तों, इस राज्यसभा में क्या होता है ना कि प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होती है, 1 जो तिहाई सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर सही दे रखा है। और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसके जो मतलब कि सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? आप जो ध्यान रखेंगे तो 6 वर्ष का इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा जो सदस्य होते हैं इसकी जो बनने की न्यूनतम उम्र होती है, न्यूनतम उम्र
वो कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। वहीं लोकसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। यानी आपका यदि आपका उम्र 25 वर्ष है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो उसको लीड करता है ना, उसको बोलते हैं सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति वही क्या होते हैं, राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति भी होते हैं। और लोकसभा दोस्तों क्या होता है, स्पीकर होता है, जो ओम बिरला है, आपको हम बता चुके हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक डैश पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। देखिए दोस्तों, पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बलवंत राय मेहता जी थे, एक समिति बनाई गई थी। कब, 1957 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था कि जो पंचायत होगी वो त्रिस्तरीय मॉडल पर काम करेगी। ठीक है, जो त्रिस्तरीय पंचायत मॉडल पर काम करेगी, वो किसने कहा था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही ये बातें कही गई थी। ठीक है, इसकी सिफारिश भी कही गई थी। देखिए, जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति है ना, ये सबसे पहले कब लागू हुई थी, तो 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे, उस वक्त प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ना, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान का एक नागौर जिला है, वहीं से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। किसकी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और पंचायत दोस्तों की है तो भारतीय संविधान के भाग जो 9 है ना, उसमें पंचायत की चर्चा की गई है। और इसमें विषय कितने हैं, 29 विषय इसमें वर्णित की गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पंचायती राज की द्वितीय समिति थी, वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपके ध्यान रखेंगे अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है, अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायत की द्विस्तरीय समिति की रिकमेंडेशन की गई थी, सिफारिश की गई थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। बसंत विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय क्या होता है। देखिए, रात और दिन जब बराबर होता है ना, उस कौन से दिन को, कौन से डेट को, किस तारीख को जो है रात और दिन बराबर होते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों दिन जो होते हैं ना, रात और दिन क्या होते हैं, इस दिन बराबर होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रात और दिन कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च को और 23 दिसंबर को जो दिन होता है, वो रात और दिन क्या होते हैं, बराबर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और रात और दिन का जो बड़ा छोटा होना होता है, वो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ना दोस्तों, इसी वजह से क्या होती है, तो रात और दिन क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। तो इसे भी आप तो ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है वो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है ना दोस्तों, सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा दिन होता है, तो वो होता है आपके पास तो 21 जून को। 21 जून को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है ना विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, योगा डे जो होता है, विश्व योग दिवस। इस वर्ष कौन सी योगा दिवस थी 2024 में, तो 10वां क्रम का था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अफ्रीका में क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जैम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कहिए, विश्व की सबसे सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी यहाँ पे हमारे पास, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और हम अमेजन नदी की हम बात करें दोस्तों अगर, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो क्या होगी, अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और सबसे लंबी क्या है, नील है। और भारत की सबसे लंबी नदी की हम बात करें अगर, वो क्या होगी, गंगा। गंगा क्या है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 मीटर जो है, किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश में स्थित है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चिल्का। और चिल्का झील कहाँ पे दोस्तों, आपके पास उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है।
और उड़ीसा दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो महानदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपको डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा गया, आपको घुमा फिरा के पूछा गया प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है, चिल्का झील है, और किस राज्य में है, उड़ीसा में है, और उड़ीसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है महानदी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है दोस्तों, ये भी आपके कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस में स्थित है, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके दामोदर जो घाटी है ना, यहाँ पे भारत और झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, किसमें, दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। और इसे भारत में कुकिंग कोयला का मुख्य केंद्र भी इसे ही माना जाता है, किसे, तो कुकिंग कोयला जो होता है ना, कुकिंग कोयला, ठीक है, तो उसके रूप में किसे मानते हैं हम लोग, दामोदर घाटी को ही भारत में कुकिंग कोयले का मुख्य केंद्र के रूप में माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर हम लोग। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए लिंगानुपात क्या होता है ना, सेक्स रेशियो बोलते हैं इसे, ठीक है। तो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य या ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों, तो केरल में क्या है, सबसे सर्वाधिक है, ठीक है। और उसमें कितनी लिंगानुपात है, तो 1084 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं यहाँ पे है, कहाँ पे, केरल में। और सबसे दोस्तों हम कम की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, सबसे कम लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, तो वो कहाँ पे आपके हरियाणा जो राज्य है वहीं पर देखने को मिलते हैं सबसे कम लिंगानुपात। इसमें कितना है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाणा में कितना है आपके पास, 879 है केवल, यानी कि 1000 यदि पुरुष हैं तो केवल वहाँ पे 879 क्या है, यहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो जनगणना है ना, भारतीय जनगणना, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो जो जनगणना की शुरुआत की गई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों नियमित रूप से जनगणना कब से शुरुआत हुई थी, नियमित जनगणना जो हुई थी ये आपके 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से हुआ था। किसके समय से, लॉर्ड रिपन के समय से हुआ था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या होगा। देखिए यदि कार्य का मान धनात्मक होगा ना, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है दोस्तों उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कार्य क्या है हमारे पास, तो कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, तो जूल होता है ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। देखिए किसके जो जलीय विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होगा दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सोडियम क्लोराइड होती है NaCl, जिसे क्या बोलते हैं, तो टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे क्या बोलते हैं, साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। और इसी के विघटन के फलस्वरूप क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, NaOH का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए संतरा क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उन सभी में क्या होती है, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में क्या होते हैं, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। यदि संतरा की बात यहाँ पर हो रही है, अगर नींबू की बात होती, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना होता कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और आंवला में क्या पाया जाता है, तो आंवला भी खट्टा है, इसमें भी क्या होता है, तो साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको नोट्स करना है, अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल जो होती है ना आपके सिरका में पाया जाता है, ठीक है। तो सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो कल के बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था 17th बीपीएससी रे एग्जाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। कितने घटिया लेवल का प्रश्न पूछा गया था आप सभी को पता है। या दोस्तों हम बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल के बारे में। तो टार्ट्रिक अम्ल जो है इसमें इमली में और अंगूर में, ये दोनों में क्या होते हैं दोस्तों, तो आपके
तो टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं इमली में और अंगूर में। और सैलिसिलिक एसिड की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो दर्द निवारक गोलियां होती है ना, दर्द निवारक दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, आपके सैलिसिलिक एसिड पाई जाती हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, संतरे की बात हो रही थी। इसका आंसर क्या होगा, साइट्रिक अम्ल क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है। यानी कि देखिए, रक्त समूह की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर रक्त समूह की बात करें, अगर हम लोग ब्लड ग्रुप की हम बात करें, अगर ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है ना ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। ठीक है, ये बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब दोस्तों देखिए, ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना, टोटल कितने प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार दोस्तों क्या होता है हमारे पास, ए होता है, फिर होता है ए बी, बी होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ए बी होता है, उसके बाद क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप होते हैं। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास जो यूनिवर्सल सामूहिक दाता होते हैं, डोनर होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, तो दोस्तों जो वो होते हैं ओ, ये क्या होते हैं, सर्वदाता होते हैं, ये किसी को भी दे सकते हैं। और जो ए बी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ये किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा था कि शब्ददाता के बारे में बात कर रही है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे शब्ददाता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमेल को यह नाम किसने दिया है। देखिए, करंट अफेयर्स का सवाल है। सॉरी, इसमें कह रहा है कि रेमेल को रेमेल जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ओमान का जो है रेमेल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ओएनडीसी जो स्टार्टअप महोत्सव है, इसका आयोजन जो किया गया है दोस्तों, वो आपके कहाँ गया, नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये मंत्रालय का नाम क्या है, तो यह है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा इसकी आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके टोटल जो 20 प्रश्न से जीके के वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, तो मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपको ही आप ही इसको देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पहला सवाल आपके पास है सिंप्लीफिकेशन का, यानी कि बोर्ड मास का रूल इसमें आपको लगाना है, बोर्ड मास का। तो देखिए, आपको इस टाइप प्रश्न हम बता चुके हैं, हमको पता है, आपको भी पता है कि हम आपके जो सिंप्लीफिकेशन प्रश्न होते हैं इसको हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है। आप सभी लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो जब आपसे इतना उम्मीद कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर -6 आएगा। ठीक है, जो प्रश्न आपको हम नहीं बताए हुए हैं उसको हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपको हम अभी तक नहीं बताए हैं, इसको हम बता देते हैं आपको। देखिए, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए √2 + √3 है, √2 - √3 है। जब भी आपको सेम डाटा दे रखे होंगे, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b इंटू क्या होता है, a - b होता है, a + b इंटू a - b होता है। क्या आप देख पा रहे होंगे कि ये a है, ये b है, a है, ये b है, तो a + b हुआ, a - b हुआ। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इसको हम क्या माने हैं, a माने हैं, और इसको हम b माने हैं, तो इसमें हम बैठा देंगे यहाँ पे। तो a क्या मानेंगे, √2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, √3 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। जब 2 में से -3 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। माइनस क्या 1 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, और पिछले वीडियो में दोस्तों आपको हम ये भी प्रश्न बता चुके हैं 23 नंबर वाला, तो इसका उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आपके ये प्रश्न हम बता चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर आपको हम पूछते हैं कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, एक डीलर है, ठीक है, वो डीलर होगा, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है।
ठीक है। लेकिन वह जिस 1 kg के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। ठीक है, उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 kg के वाट का उपयोग करता है। देखिए, कोई भी दुकानदार होता है ना, वो हमेशा क्या सोचता है कि हमको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो इसी क्रम में दोस्तों, ये जो दुकानदार आपके पास एक डीलर है, वो कहता है कि हमको जितना हम खरीदे हैं ना, उतना हम बेच देंगे। तो क्या ये बेवकूफ़ है? आपको हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों, कोई भी दुकानदार होगा, वो आपको जितना सामान खरीद लाएगा उतना नहीं बेचेगा। वो एमआरपी पे बेचता है। एमआरपी क्या करता है, वो सामान का दाम को बढ़ा देगा और कहेगा कि आप तो अपना आदमी है ना, चलो आपको छूट देते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो आपको एमआरपी पे देगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 kg बराबर कितना होता है दोस्तों? तो ये आप तो जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg के वाट का उपयोग करता है, लेकिन वास्तविक वजन 800 ग्राम है। ठीक है, वास्तविक वजन कितना है? 800 ग्राम है। उसको दिखाता है कि हम आपको देखिए 1 kg के वाट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों वो उसमें क्या करता है, घपलाबाजी करता है। वो 800 ग्राम का रहता है, लेकिन वो क्या कहता है, हम ये 1 किलो का है। यानी कि 200 का यहाँ पे कट कर देता है, वो 200 मार देता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 200 ग्राम क्या करता है, वो यहाँ पे काट लेता है। तो उसका लाभ क्या हुआ? अब देखिए कितना का लाभ हुआ दोस्तों, यहाँ पे 200 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पे हो रहा है दोस्तों? वास्तविक क्रय मूल्य क्या है इसका? 800। 8 ही सब लाभ होगा ना दोस्तों, इसलिए 800 करेंगे, इसलिए यहाँ पे 100 कर देंगे। 2 चौके 8 होगा, यहाँ पे 4 से 25%, यानी 25% दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, उसको उस डीलर को लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बात हमेशा समझिए दोस्तों, कोई भी दुकानदार क्यों ना हो, यदि हम हो या आप हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सीपी पर कोई भी सामान नहीं बेचेगा। वो हमेशा क्या करेगा, एमआरपी पे बेचेगा, कुछ ना कुछ फायदा लेकर बेचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, पहली घड़ी है, पहली घड़ी क्या करता है दोस्तों, वो 15% की हानि बेचता है, यानी 85% पे बेचता है। ठीक है, और दूसरी घड़ी हमारे पास है, दूसरी घड़ी क्या करता है दोस्तों, 19% का लाभ बेचता है, 119 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम कट कर देंगे, 7 से काटेंगे तो 15 सतह 17 से काटते हैं, 17 × 50 85 यहाँ पे होगा, 17 × 7 = 19 109 होगा। यानी कि पहला और दूसरी वस्तु का जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगी, 7:5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ चुका है पहला और दूसरी वस्तु का। अब क्या रहा है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु को 480 बेचता है। अब देखिए 480 की वैल्यू कितनी हमारे पास हो जाएगी, ये कितनी है, 7 5 12, 12 यहाँ पे लिखेंगे और प्रत्येक वस्तु निकालेंगे। एक बार हम 7 से गुना करेंगे इसमें, और एक बार क्या करेंगे हम, तो 5 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु क्या होगी, हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यहाँ काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो बढ़ चुके 48, यानी कि 40 बार में कटेगा, तो 40 से कितना होगा, 280, 280 यहाँ पे हो जाएगा पहली वस्तु का, और 40 में कितना होगा, 200 हो जाएगा। यानी कि 280 और 200 क्या होगा, इन दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, यानी कि टीवी सेट जो है ना, वो 9,000 रुपये में खरीदा गया है। इसके मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। इसका नया मूल्य क्या होगा, यानी कि एमआरपी मतलब क्या होती है, जो वास्तविक मूल्य है ये कितनी है, इसकी 9,000 रुपये है, और छूट दे रहा है 20%, यानी कि एमआरपी दोस्तों कितनी है आपके पास, वो 9,000 है, और छूट कितना है, 20% की छूट दे रही है। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको, सोल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 9,000 है दोस्तों, तो 9,000 में 20% छूट देगी, कितना छूट दी, 80% छूट दी है ना, 80% लिखेंगे। फिर 10% की यहाँ पे क्या हो रही है, तो लाभ हो रहा है, तो 110 कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको हम कई बार बता चुके हैं। जो हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट पता आ चुका होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप देख लीजिए, हम लोग काट लेते हैं यहाँ से 4 शून्य से 1 2 3 से 1 3, यहाँ से यहाँ काट देंगे, तो 80 × 18, 9 × 8 = 72 हो गया, 9 × 8 = 720, गुना 11 कितना हो जाएगा, 0, 11 दूनी 5, 7 में 2, 77 2 79, यानी कि 7920। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में, यानी कि ए 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य करने में कितना दिन लगेगा।
देखिए ए कितना में करता है दोस्तों, ए करता है आपके 10 दिन में, ठीक है। और बी कितना करता है, तो बी करता है आपके 12 दिन में। तो इसका हम टोटल वर्क निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, 12 × 60, हाँ 60 हो जाएगा। और 10×4 यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, क्षमता हो जाएगी। और 12×5 = 60 इसकी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए शुरू करता है और एक एक दिन छोड़कर। जब भी अल्टरनेट का सवाल होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, एक दिन का हो गया, ये एक दिन का हो गया, यानी टोटल 2 दिन हो गया ना। यानी कि 2 दिन में कितना काम किया आप ये देखिए, 2 दिन में उसका कितना काम हो गया, 6×5 = 11 काम हो गया है, ठीक है। अब देखिए टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 काम है हमारे पास टोटल काम। ये कितना हुआ, टोटल वर्क हो गया ना 60। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 11 है, तो 2 दिन में 11 काम करता है, इसमें हम किससे गुना करेंगे कि 60 तक के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देखिए 11 55 करेंगे, 66 66 करेंगे, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 से गुना कर देंगे, ये कितना हो गया 55 काम। जब इधर 5 से गुना करेंगे दोस्तों, इधर भी हम 5 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो गया 10 दिन। यानी कि अब क्या हुआ, 10 दिन में ये 55 काम हो चुका है। अब दोस्तों कौन काम करेगा, पहले काम शुरू ए करता है, अब कौन आएगा, ए आएगा। जब 55 काम हो चुका है, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो यहाँ पे एक दिन जोड़ेंगे, यहाँ पे 11 दिन में कितना काम हो जाएगा, 61 काम होगा। लेकिन दोस्तों वो काम कितना कराना है, 60 ही कराना है। इसलिए हम क्या करें, आगे नहीं पढ़ेंगे, हम आप क्या कर देंगे, यहीं पर रोक लेंगे मामला को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 कितना, यहाँ पे 6 है ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 55 हो गया ना। अब कितना काम कराना बाकी है, तो 5 काम कराना बाकी है। जितना काम कराना बाकी होगा तो ऊपर लिखेंगे, और जिससे काम कराएंगे, ए से काम करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि 10×5 = 6 जो है, यही दिन यहाँ पे लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अल्टरनेट जो सवाल होते हैं अल्टरनेट वाले, उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो आपका इजिली वे में ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर के 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए है प्लस बी है प्लस सी है, इसको कर सकते हैं 10 दिन में, ठीक है। ए अकेला उस काम को 20 दिन कर सकते हैं, तो ए अकेला क्या कर सकता है, इसको 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और बी अकेला 30 दिन में काम कर सकता है, और बी जो यहाँ पे वो 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, सी को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों काम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, और 10×60 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 20×60 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। एक वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 हो गया। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 है ना। तो जब ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 2 है, इसका मतलब सी क्या होगा, 1 होगा। आप मतलब सिंपल सी बात है, 1 होगा। अब यही पूछ रहा है कि सी को अकेले काम करने में टोटल काम कितना हमारे पास है, टोटल काम हमारे पास 60 है, और सी की क्षमता कितनी है, 1 है। 60 में 1 करेंगे कितना होगा, 60 दिन होगा। 60 दिन में ये काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। श्याम और सुंदर एक काम को 16 दिन में और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति क्या है, श्याम है, ठीक है। तो श्याम दोस्तों क्या करता है, 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और जो हमारे पास कौन है सुंदर है, ठीक है। सुंदर है, सुंदर दोस्तों क्या करता है आपके पास, तो 24 दिन में इसे कंप्लीट कर सकता है। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेते हैं, एलसीएम लेंगे। 24 दूनी 48 हो जाएगा यहाँ पे, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48 2। यानी कि श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, और सुंदर की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब कह रहा है कि श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन तक काम किया। जब एक दिन में श्याम 3 काम करता है, तो 10 दिन में श्याम कितना काम किया होगा, 10×3 यानी कि 30 काम जो है श्याम कर चुका होगा। तो बाकी दोस्तों कितना काम बचा हमारे पास, तो 48 में से 30 काम घटा देंगे, तो कितना काम बचेगा हमारे पास, 10 में से 2, यहाँ 3 में से सॉरी, यहाँ कितना काम बचेगा, 18 काम बचेगा ना, ठीक है 18 काम बच गया। अब देखिए कह रहा है कि अब ये काम हो गया। अब 10 दिन के बाद उसको क्या हुआ, दोनों आकर के इसमें मिल गया ना। तो दोनों आकर के यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5। अब क्या करेंगे, टोटल काम अब कितना बचा, 18 बचा है, तो 18 काम बचा है, 5 एफिशिएंसी करेगा तो कर दीजिए। 5 दिया 15, कितना बचा 3/5, तो 3 पूर्णांक ये हो गया। अब कह रहा है कि काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। पहले दोस्तों 10 दिन लगा है ना पहले, अब ये 3 दिन और लगा, तो 10 अब प्लस 3 पूर्णांक 3/5, तो कितना हो जाएगा, 10 3 13, 13 पूर्णांक 3/5 दिन का समय लगा। यही क्या होगा हमारे प्रश्न का आंसर होगा,
जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो बस बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। तो आपसे उम्मीद करते हैं आप थोड़ा सा एक प्यार से लाइक कर दीजिएगा, एक प्यार से कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं। यदि आप लोग नहीं कमेंट करते हैं, वॉच करते हैं, हमें लगता है कि हम फालतू का इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमें कोई और काम कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि प्लीज़ ऐसा कीजिएगा, एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, बुआ है और गर्ल है, बुआ कितनी है 3 अनुपात में है, और गर्ल कितना है 2 अनुपात में है। ठीक है, लड़कों की 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का सवाल रहेगा ना, तो आप इसमें क्या कीजिए, 2 और बढ़ा लीजिए, 200 कर लीजिए इसको। ठीक है, आप जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, मतलब कि इजीली काटने के लिए, हम कट जाए वैल्यू, इसलिए हम 300 400 लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। देखिए 20% लड़का, यदि हम 300 का 20% निकाल देते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इतना छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, जितना यदि 20% को मिलती है, इसका मतलब 80% को नहीं मिलती है, डायरेक्टली हम 300 का 80% निकाल देंगे, तो वही क्या होगा, जिसको नहीं मिलेगी। ठीक है, उतना हम क्या झमेला करेंगे, 80% निकाल देंगे, कितना होगा, ये कट जाएगा, 8 या 24, 240 को नहीं मिलती है छात्रवृत्ति, सिंपल सी बात है। 300 में से, अब देखिए 200 में से किसको मिल रही है, 25% को मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ, 75% को नहीं मिलती है। तो 200 हम क्या करेंगे, 75% यहाँ पे निकाल लेंगे, जिसको नहीं मिलती है। ये कितना होगा, 2, यानी 150 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, आप देख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 0, 5 4 9, 2 1 3, यानी कि टोटल कितना था हमारे पास, 3 तो 500, 500 विद्यार्थी में से 390 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे, इससे काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 से 35 हो जाएगा, और 5 से 40, 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको क्या होती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती, स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर हम लोग। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटे में 35% की वृद्धि होती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है, तो उसकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप हम क्या माने हैं, क्या बताएं, 100% यहाँ ले लीजिए, जितना वृद्धि हो रही है 100 उतना बढ़ा दीजिए, 125% हुआ, और गुना कितना कर दीजिए, जितनी कमी हो रही है, तो 75 हो गया, बटे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, 75 25 100, यहाँ पे 4 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 5 15, और 13 39 1 40, ठीक है, भागा आप 60 लगा दीजिए, कितना में कटेगा, 1 0, यानी कि 100, काट ही लीजिए ना, छोड़िए सब बात, 4 भागा कितना हो जाएगा, 3 5 15, हासिल 1, 13 39 1 40, 405 हुआ, 1 होगा 4, 0 0, 5.48, कुछ गलती तो नहीं हो रहा दोस्तों, 1 सेकंड, फिर से बनाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 35% वृद्धि हो रही है ना, 35 135 करेंगे, और 25% कमी हो रही है, तो कितना करेंगे, 75% कर देंगे, बटा कितना करेंगे, 100 कर देंगे। 25 तिया 75, 25 को 100, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 15, 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा, 3, उसके बाद 4 तिया 12, 15, 4 तिया 12, 3, तो 33 यहाँ पे क्या होगा, 4 7 28, 4 5 20, 5 होगा, इसको गुना करेंगे, 3 5 15, हासिल 1, 7 21 1 22, हासिल 2, 3 3 9 2 11, हासिल 1, 3 3 9 1 10, और दशमलव कितना, 2 अंक के बाद 1.1, यानी देखिए 100 से कितना बढ़ रहा है, 100 देखेंगे तो 1.25 यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, 1.25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप इसे ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस XY/100 होता है ना, तो इसे भी आप बना सकते हैं, बाकी इसे भी हम बना सकते हैं, आपका इच्छा है, ये आप पे निर्भर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो आयत क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो सेम सिंपल वही सी बात है, तो आयत की 100 बढ़ा 15 कर दीजिए, 80 घटा दीजिए, तो इसको काट दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 का 80, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10,
5 तिया 15 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 8 92 हो गया, तो 8% की कमी हो गई, ऑप्शन सी आंसर है हमारा। तो कितना सिंपल सी है, आपको तो हम बता ही चुके हैं। अब तो आपका इतना तैयारी हो चुकी है कि आप किसी भी सवाल को आसानी से आप टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक घर से दो साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की ओर कितने अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि 10 मिल जाएगा। देखिए, एक घर से दो साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चली, तो यदि आपके पास दोस्तों, आपके पास जब स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। 4 हमारे पास कितना है, 24, समय हमारे पास कितना है, 15 मिनट। क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे, और 15 चौके 60, 4 छके 24, यानी क्या होगी, डिस्टेंस जो होगी वो 6 किलोमीटर की यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, 6 किलोमीटर हो चुकी है। अब कह रहा है कि घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाएगा। तो यहाँ से चाल क्या होगा दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास कितना है, 6, समय हमारे पास कितना है महिला का, 10 मिनट। 10 को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 60 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, गुना 60 यहाँ पे कर देंगे, 10 अगर 60 36, यानी कि यहाँ पे क्या 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, महिला की चाल हो जाएगी। तो पहली चाल दोस्तों कितनी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब दोस्तों कितनी हो गई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, और विपरीत दिशा में दोस्तों आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, तो 33 में से 36 में से हम क्या करेंगे, 24 घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 36 में से हम 24 को घटा देंगे दोस्तों, तो आपके पास आएगा 6 में से 2 12, तो 12 क्या होगा दोस्तों, मिल जाएंगे। तो अधिक चाल से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी दोस्तों, इसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है, और उसी डिस्टेंस के सहारे आप जो है महिला की स्पीड निकाल लेंगे। फिर दोस्तों दोनों जो स्पीड होगी, दोनों स्पीड को क्या करें, आप माइनस कर देंगे, तो जो आपकी अधिक चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा वो आपके पास निकल के आ जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी को और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी को तय करती है। तो कह रहा है कि यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, कि यात्रा की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आपको यात्रा की दूरी ज्ञात यहाँ पे करनी है। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तो हम क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, होता है ना, दूरी बटे चाल। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 8 घंटे दे रखे हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और कहा है कि रफ्तार से आधी दूरी को, तो दूरी हमारे पास कितनी होगी, आधी। यदि हम दूरी मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो आधी दूरी क्या होगी, x/2 होगी। और इसकी चाल दोस्तों कितनी हमारे पास है, 40 दे रखी है। तो क्या हुआ, चाल बटे समय क्या होता है, चार बटे सॉरी, यहाँ पे दूरी और बटे चाल क्या हुआ, तो समय हो गया। यानी कि समय बराबर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, समय बराबर क्या होगा, दूरी और बटे चाल। ठीक है, फिर प्लस करते हैं, आप करेंगे फिर आधी दूरी को, फिर x/2 को कितना करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, यही दोस्तों चलने के बाद क्या होती है, कितना दूरी में तय करता है, ये 8 घंटे में तय करता है। यानी कि हम क्या किए, समय के बराबर समय को कर दिए, आपका आंसर यहाँ से आराम से निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 80 हो जाएगा, x/80 हो जाएगा, प्लस में x बटे कितना 120 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। इसका एलसीएम आप लेंगे, 80 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ कर देते हैं हम लोग, 210 हो जाएगा। 210 होगा क्या, हाँ 210 हो जाएगा। तो 8 तिया 24, एक सेकेंड, 240 होगा ना दोस्तों, 210 कहाँ से होगा, 240 होगा। ठीक है, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा, आप प्लस में 120 दूनी यहाँ पे 2x हो जाएगा, कितना होगा 5x बटे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 240 है गुना 8 हो जाएगा, बट्टे x वैल्यू निकालेंगे तो बट्टे 5 कर देंगे, यहाँ से x वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 5 के 20, 5 40, 48 कितना होता है, 64, हाथ में 6, और 8 32 6 38, यानी 384 दोस्तों क्या होगा, किलोमीटर इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, बाकी आपको हम समझा दिए, समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसी दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों,
ये 140 मीटर है ना, तो 140 है। हाँ मीटर, ये क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड हुआ। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये 18 है ना सेकेंड, 18 कट जाएगा यहाँ पे, 5 से करेंगे यहाँ से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 28, यानी दोस्तों क्या होगा आपके पास 28 किलोमीटर क्या होगी इसकी स्पीड हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखिए 28 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन सी में यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत सम संख्या ले लीजिए आप, x ले लीजिए प्लस x+2 ले लीजिए प्लस x+3 ले लीजिए और x+4 ले लीजिए, कितना हुआ 1 2 3 4, और x प्लस कितना ले लीजिए, सम संख्या कह रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी, सम संख्या कह रहा है तो हम 3 कहाँ से ले लेंगे, हम तो यहाँ पे गलत कर रहे थे। सम संख्या लेंगे हम दोस्तों, तो x ले लेंगे और प्लस में x+2 ले लेंगे और प्लस में x प्लस क्या लेंगे 4 ले लेंगे, x+6 ले लेंगे, ठीक है, और क्या ले लेंगे, तो x+8 ले लेंगे, तो कितना हो गया हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 हो चुका है। बट्टा कितना कर देंगे, औसत कैसे निकालते हैं, कुल है, कुल कितना है 5 है, इसी का औसत कितना है 40 दे रखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1x 2x 3x 4 5x, 5x अब प्लस में 8 6 14 4 18 2 20 x 5x प्लस बी, ये गुना हो जाएगा 40 पंचे 200, 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, और x बराबर कितना हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 36 36, ऑप्शन नंबर जो बी है 36 यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 25 वस्तुओं का औसत भार कितना 50 किलोग्राम है, यदि इसमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो वस्तु x का भार कितना होगा। तो ये आपको हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों, ये वाला सवाल आपको हम प्रैक्टिस सेट में बताते हैं जो हम टेलीग्राम पे करवाते हैं और यहाँ पे हम आपको करवाते हैं, ठीक है, तो बाकी आप इसको बना ही लेंगे, इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं, जैसे आप इसको जो कुल भार निकालेंगे तो कितना होगा 25 गुना 50 हो जाएगा ना, तो ये कितना आपके पास हो जाएगा, तो 1250 किलोग्राम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नए वस्तु जो है इसमें जब बढ़ाते हैं तो कुल औसत भार कितना हो जाता है, तो कितना 50 हो गया ना, 50 ग्राम बढ़ाते हैं तो इसे किलो में बदलेंगे तो 0.5 किलो हो जाएगा ना, प्लस 0.5 यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 50.5 किलोग्राम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो 26 वस्तु यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, जो बढ़ने के बाद 500 ग्राम बढ़ा ना, अब 26 वस्तु हो गया, अब 26 गुना कितना कर देंगे 50.5 कर देंगे, तो इसका टोटल निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा, तो कितना होगा 1313 किलोग्राम निकल चुका है। अब देखिए एक्स का भाग कैसे होगा, ये 1313 में से 1250 घटा दीजिए, 1313 किलोग्राम में से 1250 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, दोस्तों आपके पास बचेगा 63 किलोग्राम, जो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। दुकान में बिक्री का मात्रा अलग अलग क्वार्टर में दर्ज की जाती है, निम्नलिखित डेटा है, तो प्रति क्वार्टर औसत बिक्री ज्ञात कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद देख लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 8 2 10 11 12 1200 हो गया, कितना है 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 300 हो जाएगा। इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, इसे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि जड़ की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, ठीक है, 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11.6 होगा, तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी। तो ये भी सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि जेड की आयु जो मान लीजिए कितनी है, तो एक्स वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ ए की आयु क्या होगी 2x वर्ष हो जाएगी, क्यों सवाल कह रहा है कि ए की आयु से आधी है कौन जेड, यदि ए 2x है इसका मतलब आधा कौन है एक्स है, यदि 2 है तो ये कितना है 1 है, इतना समझ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद यानी कि एक्स बटे एक सेकंड 2x ले लीजिए, बड़ा है ना इसलिए, अब बटे कितना x, 5 वर्ष के बाद इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया दोस्तों 11/6 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि x वैल्यू निकालेंगे आप, कितना होगा 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद z की उम्र कितनी हो जाएगी, आप देखेंगे z कितने x वैल्यू 25 आ चुकी है, यानी z 25 है, तो 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 25 3 कितना 28 होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, उसके पिता की आयु कितनी है, ऑप्शन से बनाइए बहुत आसान बन जाएगा। देखिए 46 ऑप्शन लेते हैं हम, पहला ऑप्शन 46, तो एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, यदि फादर यदि जो है 46 वर्ष है, तो लड़का में क्या होगा, लड़का एल मानते हैं 24 घटा दीजिए, दो 4 में से 2 गया 2, 22 वर्ष की लड़का की उम्र है, ठीक है, यानी किसी पिता की उम्र वर्तमान में 46 है,
तो लड़का कितना है, 22 वर्ष का है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बढ़ा देंगे, इसमें कितना हो गया, 48 हो गया। इसमें भी 2 वर्ष बढ़ा दीजिए, 24 हो गया। कंडीशन क्या कह रहा है, उसके पिता आयु उसके पिता की आयु आधी हो जाएगी। पिता 48 है, इसका आधा कितना होता है, 24 हो गया। इसका मतलब जो कंडीशन है हमारे पास 46 वाला, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर ओ है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके जीके और जो मैथ्स है उसको सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं बाकी के प्रश्नों को। रीजनिंग का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि उस युग्म का चयन कीजिए। अब तो समझ में आ चुका है क्या कह रहा है। देखिए शब्द जिस प्रकार पुस्तक संबंधित है ना, उसी ये दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध किसके बीच में यहाँ पे होगा। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे शब्द जो है ना, जिस प्रकार पुस्तक में क्या होते हैं, पुस्तक में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों पेड़ में क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या संख्या आएगी, क्या लेटर आएगा। तो ई कितना होता है, 5 होता है, ई कितना 8 होता है, एल 12 हो गया, और ओ 15 हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक में क्या होगी, 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 11 है, इसमें भी 3 की वृद्धि होगी, 14 होगा, और 14 एन से शुरू होगा। जो एन से शुरू होगा वही क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ये नहीं शुरू, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक्स होता है 24, एस 19 होता है, यानी कि 5 की कमी हो गई। डब्ल्यू 23 होता है और आर 18, 5 की कमी हो गई। एन 14 होता है, 5 घटाएंगे तो 9 होगा, और आई क्या होता है, 9 होता है। एन आई जो शुरू होगा वही आंसर होगा, एन आई से ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 9 से संबंधित है 729, 11 से संबंधित क्या होगा। तो आप 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा, 11 का क्यूब करेंगे आप 1331 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। यानी शुभम जो है ना, एक लौता औलाद है किसी पिताजी का या माताजी का, उसके कोई भाई बहन नहीं है, सिंगल पर्सन है शुभम। ठीक है, उसके घर में। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू, तो मेरी माँ की बहू कौन होगी। यदि मैं सिंगल हूँ तो मेरी माँ है, और मेरी माँ की बहू मेरी मेरी मतलब मेरी माँ की बहू जो है, मेरी माँ की बहू मेरी पत्नी हो गई। मेरी पत्नी होगी का पति, तो मेरी पत्नी का पति कौन होगा, तो मेरी पत्नी का पति मैं खुद होऊंगा। तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित करता है, तो वो स्वयं की तस्वीर को क्या करता है, संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे। नानी के एकमात्र बेटा कौन होता है, मामा होते हैं, सिंपल सी बात है। तो मामा की एकमात्र बेटी, तो मामा की एकमात्र बेटी कौन होगी, मेरी बहन होगी, की तरह दिखती है। तो वंदना अपने ड्रेस का जिक्र कर रही है, तो वो मेरी बहन का जिक्र कर रही है। बहुत ही सिंपल है सवाल दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है। देखिए जब भी आपको उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, मामा है, इस टाइप का प्रश्न कहेगा ना, तो उसमें आंसर हमेशा भतीजा भतीजी होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 56 से मिलता है 28 से है। देखेंगे आप दोस्तों, 7 28 56 होगा, इसका आधा करेंगे 2 से 28 हो जाएगा। फिर 8 गुना करेंगे, फिर 2 करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर 8 गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 का 1 9, 8, 896 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पर है कि 85 है, 84 है, 92 है, 65 है, 129 है, आगे क्या होने वाला है। तो आगे दोस्तों क्या होगा आपको खुद बतलाना है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अंतर का 1 है, यहाँ पे अंतर दोस्तों कितना है, 8 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितना है, 27 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 64 का अंतर होगा। ठीक है, देखिए क्या अंतर हो रहा है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है। अब क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, यानी 125 होगा। 125 होगा, 125 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 125 क्या करेंगे, माइनस करना है दोस्तों। 125 माइनस कर देंगे तो 129 में से 125 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग, भी कितना होता है, 22 होता है, एस कितना 19 होता है, पी 16 हो गया, एम 13 हो गया, जी 7 हो गया। देखेंगे आप तो 3 3 की क्या कमी हो रही है, तो 13 में से 3 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 क्या होता है, जे होता है। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर छिपा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या रहा है, क्या निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। इससे विषम क्या होगा आपको वो ज्ञात करना है। आप देखें दोस्तों, ये आधा है, यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कोना है, चौथाई है, इसलिए आंसर सी होगा। सी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, आप देखेंगे 2 वर्ग मिलकर के जो यहाँ पे कटा कटा हुआ है, ये दोनों आप अंदर में आपस में, एक बाहर से एक अंदर में मिल जा रहा है। तो फिर वही सिंपल सी बात है, एक बड़ा वृत्त होगा, उसके अंदर में ये होगा। कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा।
यहाँ पे आपको मिला दोस्तों, ये आप देखेंगे ये इस टाइप की आकृति बन रही है, इसका उल्टा ऐसे हो गया तो ये ऐसे है, तो इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा। ऐसा आकृति कहाँ बन रही है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं इसमें है क्या, नहीं है, केवल एक में है, तो ऑप्शन में डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपका दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। यहाँ देखेंगे आपको 34 में यहाँ पे, तो ये कैसे इतना हो रहा है, ये कैसे इतना हो रहा है, ये कैसे इतना हो रहा है, ये कैसे इतना होगा, आपको ये बतलाना है, आपको चूज करना है। आप देखें दोस्तों, 7 चौके कितना होता है 28, 7 चौके कितना हुआ 28, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 7 चौका 28 हुआ ना, तो 7 गुना 4 कितना हुआ 28 हो गया। 7 चौका 28 और -1 करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और बटे में यही 4 जो यहाँ पे रख देंगे। सेम वही प्रकार से यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ए गुना बी कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे 7 गुना 4 है ना, तो ए गुना बी कर देंगे, माइनस का कर देंगे 1 कर देंगे, और बटे में बी को यहाँ पर रख देंगे। तो ऐसा समीकरण कहाँ पे बन रहा है आप देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है ये वाला सी, यही पे बन रहा है, तो आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि भाला, कैटापुल, पिस्टल और राइफल किसको वर्गीकृत करता है दोस्तों, तो ये आपके हथियार को वर्गीकृत करता है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, तो ये तो आपको हम बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एल का अर्थ गुना है, जहाँ पे एल होगा वहाँ पे गुना कर दीजिएगा इसको, जहाँ पे एम है वहाँ पे क्या प्लस कर दीजिएगा, आप तो कर लीजिएगा दोस्तों, इतना तो पता है। इसका आंसर डी होगा। इसमें हम क्या ही समय देंगे आपको, जो आपसे नहीं बनेगा दोस्तों उसके लिए हम है ना, जो आपसे बन ही जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो मेरा कोई मतलब हक नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करें हम। अगला कह रहे हैं दोस्तों, ये 15 से 8 है, 25 से क्या होगा, तो 15 से 8 है, 25 से क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो 15 में भागा 3 कर दीजिए, कितना होगा 5, आप फिर 3 जोड़ दीजिए 8, फिर 25 में क्या करेंगे दोस्तों 5 से भागा कर दीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 5, 25 भागा 5 करेंगे कितना होगा 5 हो जाएगा। अब फिर 5 जोड़ देंगे तो 5 5 कितना होगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नेशन जो 72 है ना, नेचर 78 है, तो पैक्ड क्या होगा, नेशन को आप सभी को जोड़ेंगे, जैसे कि N14 हो गया, एक हो गया, T20 हो गया, I9 हो गया, O15 हो गया, N14 हो गया, सभी को जोड़ के -1 करेंगे 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से पैक कितना 16 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस के 11, E 5 और D 4, सभी के जोड़ के -1 करेंगे कितना हो जाएगा, सभी दोस्तों आप जोड़ेंगे ना तो ये 40 होगा, और 40 में से 1 करेंगे माइनस, वो कितना होगा 39 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। कह रहा है कि असंगत को चुनिए, गोदावरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। देखिए दोस्तों, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है ना, ये तीनों तीनों कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। जबकि दोस्तों गोदावरी जो है ना, ये त्रिरंबक पहाड़ी से निकलती है, ये अलग है, इसलिए इसका आंसर नंबर ये हम देख देंगे। अगला है कि 1 5 32 288, तो प्लस चिन्ह स्थान पे क्या आ सकती है, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे ध्यान से, प्लस चिन्ह स्थान पे क्या आएगी, तो एक का पावर एक कितना होगा, एक ही हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 का पावर 2 प्लस 1 का पावर 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो 5 का ये 4 का क्यों है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, तो 5 का पावर 5 प्लस 4 पावर 4, 3 पावर 3, 2 पावर 2 और प्लस 1 पावर 1 आप कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, तो 3143 यहाँ पे हो, सॉरी 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 3413 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3413 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, ऑनर है, नोबिलिटी है, ह्यूमिलेट है, आगे क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ऑनर है, नोबिलिटी है, तो ह्यूमिलिटी क्या यहाँ पे हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से यहाँ पे हिंदी के सवाल शुरू हो चुके हैं, इनमें से यौगिक सामनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ऐसा आदमी नहीं देखा, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दे रखी है दोस्तों, जो वर्तनी जो शुद्ध दे रखी है वो है संन्यास की जो वर्तनी है, यहाँ पे वो क्या है शुद्ध दे रखी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम दे रखा है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है, यानी विश्वास और अविश्वास, इसका सही विलोम दे रखा है, बाकी अन्य जो विलोम है वो गलत दे रखे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो दोस्तों देखिए जल में जन्मने वाला जलज होता है क्या, तो जल में जन्मने वाला जलज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं, सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह उसे क्या बोलते हैं, दुराग्रह, ये भी सही है। जो सब कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ नहीं कहते दोस्तों, उसे बोलते हैं सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ना कि बहुज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों आप ध्यान देखेंगे,
तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास शशि है, शशांक है और सुधांशु है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो चंद्रमा के क्या है आपके पास, तो पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। बिन मांगे मोती मिले मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना, खाली स्थान को पूरा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, भीख जो होगा यहाँ पे खाली स्थान, यानी कि बिन मांगे मोती मिले मांगे ना भीख। ठीक है, यहाँ पे लोकोक्ति है 67 नंबर के सवाल में। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लोकोक्ति को। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा, तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होगा अनमेल मिश्रण, यानी कि उसका जो मिक्सर है ना वो क्या है, तो मेल नहीं खाता है। तो ये आपके पास एक गद्यांश है, इसको आपको सॉल्व करना है। बाकी दोस्तों इसका जो जवाब होगा हम लोग बता देते हैं यहाँ पे। हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है, पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, तो शोषण का शिकार जो होते हैं वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह जो होते हैं शोषण के शिकार होते हैं। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है, समाज की जो मध्यम वर्ग है इसकी समस्या है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। ठीक है, अगला सवाल है सिनोनिम्स बताना है आपको किसका, तो बी ज्वेल का। ठीक है, तो दोस्तों जो बिगुल होता है ना बिजुअल, इसका मतलब ठगना होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिसीव मतलब क्या होता है, ठगना। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है किसका, फिलिएटिंग का। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, अस्थायी होता है यानी क्षणिक होता है, अस्थायी या क्षणिक उसे बोल सकते हैं। इसका आपके पास सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो मोमेंटरी हो जाएगा। यहाँ पे आपको है कोवेटियस का एंटोनिम्स बताना है। तो कोवेटियस मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है लालची। क्या होता है, लालची या लोभी होता है दोस्तों। ठीक है, लालची या लोभी होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेनेवोलेंट जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंटोनिम्स बताना है किसका, सेवरेज का। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, मुड़ना या मोड़ना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका मतलब क्या होता है, सीधा करना होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ए स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्कशिप इन ए स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं चैपल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड बियर्ड, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऑफ द कफ, इसका जो मीनिंग है क्या हो जाएगा, ऑफ द कप का। तो दोस्तों इसका मीनिंग होगा विदाउट प्रिपरेशन ऑफ द कप, यहाँ पे हो जाएगा बिना किसी तैयारी के। अगला सवाल है आपके पास, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, द मदर एज वेल एज चिल्ड्रेन वेयर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन इन द इंटेरोगेशन। तो दोस्तों इसके यहाँ पे गलती क्या दे रखा है ऑप्शन में, हर चाइल्ड वर ब्रॉट, यहाँ पे जो है वहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या होगा, हर चाइल्ड वॉज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो ये आपके पास एक पैसेज है, उसको आप पढ़िएगा, इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। व्हाट आर द एम्स ऑफ द कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट का एम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी था। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। व्हाट डज द पैसेज टॉक अबाउट, ये पैसेज आपको क्या कहता है, तो कार्टून्स एंड देयर पर्पस जो है इसके बारे में बतलाता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर शुरू हो रहे हैं। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग पोर्ट कहते हैं, यानी बोलते हैं पोर्ट, यूएसबी पोर्ट बोलते हैं ना, वही हुआ बात। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं ना इसके अंतर्गत जो आते हैं वो स्टोर आता है, अर्थमेटिक आता है, लॉजिकल यूनिट आता है, कंट्रोल यूनिट, यानी कि स्टोर एएलयू प्लस सीयू जो होता है वो किस में आता है, प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, यानी कि सीपीयू में आता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पर है कि डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो दोस्तों वो क्या होता है, तो आपके पास वो होते हैं कंट्रोल यूनिट बतलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वो कंप्यूटर जो होता है हमारे पास वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला सवाल है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, सीपीयू में स्थित होती है। एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह डैश नहीं कर सकते हैं, वो जो है अंगितीय परिचालन नहीं कर सकते हैं, तार्किक परिचालन नहीं कर सकते हैं, फेज परिचालन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सभी विकल्प यहाँ पे सही है, यानी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक फाइल को लोड करना और सेव
सेव करना एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बोलते हैं। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, यानी लिनक्स जो होती है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित में से उद्देश्य द्वारा हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किस उद्देश्य के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे ए और बी है, एक और दो है, यानी कि जो हमारे पास है एक व्यापारिक टूल के रूप में और संचार की सुविधा के रूप में, यानी दोनों कथन जो है यहाँ पे सही दे रखे हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। एक शॉर्ट एल्गोरिदम निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। एक शॉर्ट जो एल्गोरिदम होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो ये सिलेक्शन शॉर्ट पे काम कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असेंबली लैंग्वेज की विशेषता को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो असेंबली लैंग्वेज की जो विशेषता है यह अंतर्निहित मशीन की बारीकियों से बांधा है, यही बतलाता है। 8 बिट से सबसे कम 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? तो 8 बिट से सबसे बड़ी संख्या बन सकती है 255 बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना ये कथन है। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना और मूव और डिलीट करना ये भी है। आगे है टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना ये भी है, यानी कथन एक जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित रूप करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो क्या होता है हमारे पास? तो ऑटोफिल होता है। ठीक है, ऑटोफिल होता है। डैश एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए गतिशील तरीका प्रदान करता है। तो दोस्तों वो क्या होती है? ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्राउजर पर एक नया टैब खोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल+T का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ईमेल लिखते समय या भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह से खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों जो टू वाला फील्ड होता है ना, किसको हम भेज रहे हैं उसको आपको नहीं छोड़ना है, बाकी आप उसी को छोड़ सकते हैं। संचरण गति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में लैन, मैन और वैन की सही व्यवस्था इनमें से कौन सी होती है? तो दोस्तों इसकी विशेषता जो होती है वो होती है वैन पहले होगा, ठीक है, उसके बाद उसमें मैन होगा, उसके बाद क्या होगा? लैन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। मौजूदा टेलीफोन लाइन का उपयोग करके आप निम्न का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को यानी सेट 5 को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है और उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।